हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, T-5 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो पहली स्टेटमेंट, मतलब पहले क्वेश्चन में चारों में से देखना है, तीन सही है, एक गलत है। कौन सी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। देखो, कहीं भी कोई मॉलिक्यूल होंगे, मूवमेंट तो होगी ही होगी, है ना। अब बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, उनके आसपास जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे तभी हमारा सारा प्रोसेसेस पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही ऑप्शन सी है इसका। चूज द फॉर्म्स इन विच प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स हमारी? प्रोटीन्स नो, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट यस, यूरिया बिल्कुल यस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं करते। तो यानी सेकंड एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl बाय। HCl जो होता है हमारे स्टमक में रिलीज होता है एसिड, और म्यूकस हमें उससे बचाता है, उसकी जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है उसको बचाता है। अच्छा, यहीं पे एक स्पेशल क्वेश्चन में अगर पूछूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिडिक फूड चला गया है, तो वहां स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन बचाता है एक्सेस एसिड से? बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में बचाता है बाइल। जो हमारा बाइल होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, लिवर से आता है, और ये बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एसिडिक आ गया तो ये उसको भी प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हेवी एक्सरसाइज सेशन। किसी को भी ऐसा होता है कि आपने बहुत टाइम तक एक्सरसाइज नहीं की है, और फिर एक दिन आप बहुत ज्यादा भाग लो तो पैरों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बहुत दर्द होता है, मसल्स भी ऐसा लगता है टाइट हो गए हैं बहुत। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं जाता, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। आगे चलते हैं। विच रिप्रेजेंट्स विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। चलो इसके लिए इस डायग्राम से समझते हैं। जब हम इनहेल कर रहे हैं हवा, यानी कि हमारे अंदर जो है एयर पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो पैसेज क्या होता है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स से गए, ये नेसल पैसेज में गए, फिर आया फेरिनिक्स, ये हमारा फेरिनिक्स, फिर उसके बाद इसके नीचे लैरिनिक्स, फिर इसके नीचे ट्रैकिया, और फाइनली लंग्स में जाती है, जहां लंग्स में हमारे क्या होते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? नॉस्ट्रिल, लैरिनिक्स पहले आता है, फेरिनिक्स पहले आता है? पहले फेरिनिक्स आता है, पहले फेरिनिक्स आता है, ये ध्यान रखना है। फेरिनिक्स पहले आएगा, फिर लैरिनिक्स आएगा। तो वो सिर्फ हमें बी और डी में दिख रहा है ना, लेकिन बी में ट्रैकिया पहले आ गया, ट्रैकिया तो सबसे बाद में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉस्ट्रिल, फेरिनिक्स, फिर लैरिनिक्स, फिर ट्रैकिया, देन एल्वियोलाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज हैव हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन देयर हार्ट। तो हमने पिछली एक वीडियो में भी इसको किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि जो हमारे पाइसेस होते हैं, यानी जो फिशेज होते हैं, उनका हार्ट कुछ इस तरह होता है कि हमेशा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा होता है। ये रिपीट मैंने क्यों डाला? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशेज। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो दो न्यूरॉन्स है उनके बीच के इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और इस खाली स्पेस में क्या होता है? इसमें केमिकल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो फॉल होता है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है जिसके लिए आयोडीन जरूरी है? तो ये होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उससे थायरोक्सिन रिलीज होता है। उसके लिए आयोडीन होना बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन होगा ही नहीं तो थायरोक्सिन जो है वो ढंग से बन ही नहीं पाएगा। चलो
फिर है सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन ओवरी बिल्कुल सही है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही है, लेकिन एड्रेनलिन और पिट्यूटरी ग्लैंड गलत है। एड्रेनलिन कहाँ बनता है? एड्रेनल ग्लैंड में। दोबारा, एड्रेनलिन कहाँ बनता है? एड्रेनल ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम, एक तो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी का, और दूसरा वो मास्टर ग्लैंड है। यानी जितने भी दूसरे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज कर रहे हैं, जो हार्मोन, सॉरी एंजाइम नहीं, हार्मोन्स जो भी रिलीज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है कि ज्यादा कम कितना आपने रिलीज करना है। ठीक है ना? तो ये पेयर एकदम गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, असर्शन केमिस्ट्री के हैं ये। डाइल्यूट HNO3 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ कॉपर कंटेनर। तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप कॉपर की बात करो तो उसके अंदर आप HNO3 नहीं डाल सकते, क्योंकि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन कर जाएंगे। मेटल प्लस एसिड रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये ट्रू है। नीचे लिखा है कॉपर रिएक्ट्स, copper reacts with dilute HNO3 and forms copper nitrate, nitrogen monoxide and water। हाँ जी। हुह, ये स्टेटमेंट भी देखो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। कॉपर को हम स्टोर नहीं कर सकते, ट्रू। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉपर जो है HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, मेटल प्लस एसिड गिव्स, मेटल प्लस एसिड गिव्स, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जब HNO3 होता है, ये क्या होता है? एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए ये H2O बना देता है, और साथ ही साथ ये अपने आप को रिड्यूस कर हाँ, अपने आप को ये रिड्यूस करेगा, इसकी अपने आप में रिडक्शन होगी, इसकी अपने आप में रिडक्शन होगी, और ये NO2 या NO या N2O कुछ भी बना लेता है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, जब HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो NO2, NO और N2O में से कुछ बन सकता है। लेकिन अगर आपके पेपर में ना सिर्फ इतना सवाल आ जाए कि Cu प्लस HNO3 आपको दिया है, और आपको बोले कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, सिर्फ इतना बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये गैसेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एज अ रिएक्शन ये कहीं नहीं दे रखा है। आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, कॉपर नाइट्रेट हमारा बन गया प्लस H2O हमारा बन गया। ठीक है, नीचे आप ब्रैकेट में लिख दोगे कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी हमने 2 ली, तो हो गया कॉपर 2 नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन हाँ, अगर वो सवाल में ही आपसे कह रहे हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है एक्चुअली। ठीक है ना? चलो, तो दोनों ट्रू है। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो बन रहा है, इसी वजह से हम कॉपर के अंदर HNO3 नहीं रख सकते। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि आप एसिड या बेस को जो है उसके अंदर जब पानी डालोगे, उसका डाइल्यूशन करना शुरू करोगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। और कभी भी आप एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। इससे क्या होगा कि एसिड जो है वो एकदम से आयोनाइज होगा और बहुत सारी हीट देगा। इंस्टेड हम करते क्या है, पानी लेते हैं और इसके अंदर धीरे धीरे एसिड डालते हैं, क्योंकि जो एसिड अंदर गया वो थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज करेगा। ठीक है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। Mixing of an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume। जितना ज्यादा हम पानी मिलाते जाएंगे, तो ये कह रहे हैं जो आयंस होंगे ना हमारे H पॉजिटिव वाले या H3O पॉजिटिव वाले या OH नेगेटिव वाले, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन माने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ऐसे कह लो पर
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हो कि कितना नीचे डिनोमिनेटर में रखा कि सॉल्यूशन कितना ज्यादा है, ऊपर रखा कि आयंस कितने हैं। तो अब जितना ज्यादा हम पानी डालते जाएंगे क्या होगा, आयंस जो है वो और ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, वो तो जितने टूट गए, लेकिन जो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। देखो कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, ऊपर आया नंबर ऑफ आयंस, नीचे आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अब मान लो एक एसिड मैंने आपको दे दिया, आप इसमें पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रही है, आयंस तो बढ़ नहीं रहे। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एकदम सही लिखा है। लेकिन असर्शन और रीजन में आपस में कोई मेल नहीं है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन रीजन बोथ ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पेपर से 2-3 दिन बचे हैं और आज ही मुझे जो है कोल्ड हो गया, तो शायद आपको आवाज भी बड़ी अजीब सी आ रही होगी, तो थोड़ा कोप अप कर लो आज। आई होप आप सब लोग अपनी बेस्ट हेल्थ में हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। देखो पढ़ाई तो अच्छे से करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना अपनी बॉडी का भी और अपने दिमाग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर अच्छी स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगी तो आप अच्छा पेपर जो है ना ढंग से नहीं दे पाओ। मेन आपको ये देखना है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है। इस पॉइंट तक आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो सब कुछ एक बार। आपको लग रहा है कि नहीं रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके सब कुछ है। दिमाग जो एक बार चीज पकड़ लेता है ना, वो उसके किसी ना किसी कोने में रहती है। हाँ ये है कि सर इतने दूर कोने में पड़ी है कि जंग लग गया, याद ही नहीं, या टाइम पर एकदम गलत लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अपने दिमाग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना। उसको एक अच्छी स्टेट में रखो, एक इतना खुश रखो और हेल्दी रखो अपने दिमाग को, और खाली रखो। ये मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी, जो इफ यू आर इन 10th मस्ट वॉच, उसमें भी मैंने बोला था कि अपने दिमाग को जो फालतू के फैक्टर्स हैं उनसे खाली रखो, जैसे कि आपके रील्स, आपके मीम्स, इनसे दूर रखो। तो जो आपने 6 महीने पहले भी कभी क्लास में जरा सा सुन भी लिया था ना, वो भी आपको एग्जाम के वक्त याद आ जाए। लेकिन पता चल रहा है कि एग्जाम में बैठे हैं और वहां भी जो है रील्स चल रही है दिमाग के अंदर, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स, और दिमाग में गाने चल रहे हैं, तो फिर काम जो है नहीं बनेगा ना। तो अपने दिमाग का भी ख्याल रखो इस तैयारी के साथ साथ। ठीक है, चलो। असर्शन है द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज टू व्हाइट ऑन हीटिंग। तो ये ट्रू है। CuSO4 जो होता है ये हमारा ब्लू इन कलर होता है। ये बात आधी अधूरी सही है, ये बात आधी अधूरी सही है, क्योंकि सिर्फ CuSO4 अगर हम बोल रहे हैं तो ये बोलना ही इनकम्प्लीट है। या तो मैं कह रहा हूँ ये सॉलिड है, या तो मैं कह रहा हूँ ये एक्वस है। इस बात से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर मैं कहूँ ना कि ये सॉलिड है तो एक्चुअली इसका कलर होगा व्हाइट, अगर मैंने सिर्फ CuSO4 सॉलिड लिख दिया तो। अगर मैंने CuSO4 एक्वस लिखा तो ये होगा ब्लू, तो ये होगा ब्लू, वरना ये क्या होगा, वरना ये होगा व्हाइट। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, देखो इसका रीजन ये है कि CuSO4, सी अभी मैं आपको CuSO4 दिखाता है लेकिन यहाँ से गायब हो गया है, कोई बात नहीं, सॉलिड फॉर्म में दिखाता और ब्लू दिखाता, फिर आप कहते सर ये क्या बात है। तो देखो CuSO4 जो है ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप इसमें पानी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पकड़ लेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पकड़ लेगा, तो ये CuSO4.5H2O बन जाएगा, जो कि होता है ब्लू कलर का। ये बात समझ में आई। तो अगर मान लियो मैंने लिखा कि CuSO4 एक्वस है, तो ये ऑटोमेटिकली पानी को पकड़ रहा है ना। फिर तो .5H2 अगर नहीं भी लिखा तो इतना तो ऑब्वियस है कि अगर ये पानी में है तो इसने पानी तो पकड़ ही लिया होगा, तो यानी कि ये तो ब्लू ही है इन कलर। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ CuSO4 सॉलिड है तो ये व्हाइट है। लेकिन अगर मैंने लिखा CuSO4.5H2O और ये सॉलिड है तो ये ब्लू है। इसका मतलब क्या है कि हमने CuSO4 में सिर्फ इतना पानी डाला कि वो उसे पकड़ सके और उसके बाद पानी खत्म हो जाए।
जरा सा भी एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं डाला, तो रहा तो वो सॉलिड ही, लेकिन पानी उसके अंदर चला गया, और अब वो जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देगा। कैसा सॉल्ट बना देगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट वो बना देगा। पहले वो कैसा था? पहले वो कैसा था? पहले वो था एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस माने पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है एकदम बेचारा। तो एनहाइड्रस सॉल्ट ना जनरली व्हाइट कलर के ही होते हैं, कि सूखा पड़ा हुआ है व्हाइट कलर का बेचारा सॉल्ट, सफेद पड़ गया। हाँ, पानी डालो मस्त कलर दिखाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो है पानी डालने में ब्लू कलर दिखाते हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू कॉपर सल्फेट टर्न्स टू व्हाइट ऑन हीटिंग। ये ट्रू है, क्योंकि अगर आपके पास CuSO4.5H2O है, और अगर आप इसको हीट करोगे तो ये CuSO4 प्लस 5H2O दे देगा, और कलर इसका ब्लू से व्हाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर है द व्हाइट कलर अपीयर्स ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ना बाबा ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो गलत है। कॉपर सल्फेट डीकम्पोज थोड़ी हो रहा था, अभी हमने देखा उसका तो सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल रहा था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कॉपर सल्फेट को आपने तोड़ना भी है, तो ऑक्सीजन देनी पड़ती है और बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चैप्टर 3 पढ़ा है सबने? या चैप्टर 3 में एग्जैक्ट रिएक्शन आपकी इस तरह से नहीं आती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तोड़ते हैं वैसे तो इसको, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी अगर तोड़ोगे, और मान लो आपने इतनी ज्यादा हीट दी कि ये टूट जाए बिना ऑक्सीजन के, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे, नो डाउट। लेकिन इस कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। इसका कलर क्या होता है? ब्लैक। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। द व्हाइट कलर अपीयर ड्यू टू कॉपर सल्फेट टू कॉपर ऑक्साइड, ये गलत है। ठीक है ना? तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये स्टेटमेंट सीधा ही हमारी क्या है? फॉल्स। स्ट्रक्चर देख लें डायमंड का। स्ट्रक्चर देख लें डायमंड का। देखो ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक एक डॉट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे कार्बन को। यानी कि यहाँ कार्बन है, एक कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से ऐसे, एक कार्बन से ऐसे, एक कार्बन से ऐसे। तो यानी कि हम देख सकते हैं एक हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायमंड हैज अ 3D रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। In substitution reaction, unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium, nickel to give saturated hydrocarbon। तो काफी हद तक सही है, लेकिन फिर भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन एडिशन रिएक्शन की होती है। ये डेफिनेशन एडिशन रिएक्शन की होती है, सब्स्टिट्यूशन की नहीं। कि कोई एल्कीन है, कोई क्या है मान लो, एल्कीन है या एल्काइन है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पलेडियम, तो ये क्या बना लेता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन। क्या बना लेता है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। समझ में आ गई बात? तो ए इज फॉल्स, तो आर ऑब्वियसली ट्रू है, तो डी ऑप्शन हो गया। कैटलिस्ट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following will be affected by the lateral inversion caused by plane mirror? क्लास 6 का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब शीशे में घूमी इमेज तो कौन सी में इफेक्ट पड़ेगा? HMV, ये तो ऐसे लेटर है ना, सिमेट्रिक है, सी सिमेट्रिक नहीं है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। तो रेयर व्यू मिरर में हमेशा HI जो है वो लेस देन HO होगा। तो अगर हम HI/HO देखें तो ये लेस देन 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगी। लेस देन मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अच्छा, आई होप जो मैंने वर्कशीट्स दी हैं आप लोगों को चैप्टर 1 की और चैप्टर लाइट की, आप लोगों ने वो कंप्लीट कर ली। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी की भी जल्द आ जाएगी, वो भी कर लेना।
इन चैप्टर्स के लिए सिर्फ ये वर्कशीट बहुत है। और जो प्लानर मैंने दिया है, देखो उस प्लानर को फॉलो करोगे ना तो बहुत इजीली, बहुत स्मूथली सारा काम मजे से हो जाएगा। और अगर उस प्लानर में कोई दिक्कत आ रही है तो जो है आप कमेंट कर सकते हो, या तो इसी वीडियो में कर दो, नहीं तो जो प्लानर वाली वीडियो थी उसमें कर दो, तो मैं आपको गाइड अगर कुछ हो सकेगा तो जरूर करूँ। चलो। A 10 millimeter long oil pen is placed vertically in front of a concave mirror. जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की है, एक ना एक बार या एक से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। A 5 millimeter long image of the oil pen is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is, तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट लॉन्ग मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है ये, और ये क्या है, इमेज का साइज, और ये क्या है, इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। हाँ जी, जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे इन अ कॉनकेव मिरर। इन अ कॉनकेव मिरर बिल्कुल इसी स्टेप में करना चाहिए न्यूमेरिकल। ये तो चलो वन मार्कर है, लेकिन फिर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उनका भी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे करो। इन अ कॉनकेव मिरर, साइड में या छोटा सा लिख दो रफ डायग्राम, और एक कॉनकेव मिरर बना लो। एक कॉनकेव मिरर बना लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट का साइज है 10 मिलीमीटर, प्लस में लेते हैं, सॉरी यू नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज, ये गलती नहीं करनी भाई। ऑब्जेक्ट का साइज एचओ, तो इसको पहले एसआई यूनिट्स में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 10/1000 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी फिलहाल नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, देखना इस क्वेश्चन में खास बात है ऐसी। हमें एच आई दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये सोच के बताओ, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। A 5 millimeter long image of the oil pen is formed at 30 centimeter in front of the mirror. फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, यानी कि कैसी इमेज है, रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। हमेशा इमेज का नेचर जरूर जो है ना वो सोच लेना है। तो इन्वर्टेड होगी तो एच आई आएगा माइनस में। अगर ये नहीं करोगे तो वैसे ही सारा क्वेश्चन कर जाता है, ठीक है ना। एच आई कैसा आएगा, माइनस में। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी v जो है वो दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। अब इसके आगे से बात करना शुरू करते हैं कि आप इसके बाद लिखो, पहले मांगा क्या है, मांगा है उन्होंने f की फोकल लेंथ कितनी है ये बताओ। तो कहाँ से शुरुआत होगी, फॉर्मूले हमारे पास दो ही है, ज्यादा तो कोई चूज करने के लिए ऑप्शन भी नहीं है, एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और एक मिरर फॉर्मूला। तो हमारे पास एच ओ और एच आई दोनों हमें सामने दिख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दें सबसे बेस्ट, बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैं बिल्कुल आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपको एक 3 नंबर के न्यूमेरिकल में लिखने हैं। बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं इस वक्त, एच आई बाई एच ओ वाला हम यूज कर रहे हैं। ओ हाँ जी, एच आई बाई एच ओ, तो ये हो जाएगा हमारा -5/10, ये आ गया। अब देखो इसीलिए ना यूनिट्स कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों की यूनिट सेम है, तो यूनिट से यूनिट कट ही गई। मैग्निफिकेशन क्या होती है, यूनिटलेस। मैग्निफिकेशन क्या होती है, यूनिटलेस, कोई यूनिट्स ही नहीं है इसकी। तो इसीलिए यूनिट कन्वर्जन, जब आप फ्रैक्शन में कोई चीजें लिख रहे हो जहां ऊपर और नीचे सेम उनकी यूनिट्स हैं, तो आप नहीं भी करोगे कन्वर्जन तो चल जाएगा। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, -1/2। डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोई रीजन नहीं है इसको, जब तक आपसे पेपर में पूछा नहीं गया है ना कि ये वाली चीज बताओ। अगर मैग्निफिकेशन पूछी है तो डेसिमल में करना है, लेकिन अगर पूछा नहीं है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है, एक बीच का स्टेप है, तो डेसिमल में बिल्कुल कन्वर्ट मत करना, खामखा टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूज होगे। फिर नाउ ऑल्सो m इज इक्वल्स टू
माइनस वी बाई यू, ये भी हमें पता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हुआ, -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -30 अपॉन यू। जिसको ये समझ नहीं आया पॉज करो और वैल्यूज देखो जो जो हमने दे रखी है और जो हमने निकाली है। ठीक है ना, एक माइनस से एक माइनस कटा, u को इधर ले आए, u इज इक्वल्स टू 2 इधर चला गया, -60 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, आ गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो सिर्फ u की वैल्यू आई। क्वेश्चन में पूछा गया था फोकल। अब हम कहेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। सर एक नंबर में कितना कराओगे, इससे अच्छा तो छोड़ ही देते हैं। तो छोड़ दो, कौन रोक रहा है आपको, कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो भाई। ज्यादा नंबर भी ले आए तो घर वाले भी फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेंगे। पता चल रहा है 11वीं में जबरदस्ती कह रहे हैं कि बेटा अब तो तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, इतने नंबर आ गए, है ना। चलो, v है -30, u है -60। यहाँ से कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, -1/30 -1/60, 1/f इक्वल -2 -1/60। तो 1/f इक्वल -3/60। तो f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है भी यार, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, -20। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगर 3 नंबर का होता तो यहाँ नहीं छोड़ सकते, फिर स्टेटमेंट लिखनी होगी, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पूछा है बस वही लिखना है, उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसके डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसमें ये आपके आ सकता है वाई। बताओ, पहली बात तो इसमें प्लेस होता है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, लेकिन क्यों, वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला भी था। चलो, होता क्या है, जो हमारी बल्ब्स वगैरह होती है, जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, थोड़ा पीछे बन गया सेंटर, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या करते हैं हम कि फोकस के पास ना, बिल्कुल यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, फोकस के पास हम एक बल्ब लगा देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो एट फोकस। बस हम एग्जैक्टली एट फोकस नहीं बोलते, कई बार बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। एट फोकस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, जो फोकस है ये तो एक छोटा सा पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट पे बल्ब कैसे रखोगे, बल्ब रखोगे तो इससे बाहर तो निकलेगी। तो इसीलिए एट फोकस भी बोल सकते हो, नियर द फोकस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो देखो होता क्या है, यहां से बहुत सारी लाइट रेज जो है अब इस बल्ब से मिरर पे जाएंगी, बहुत सारी लाइट रेज इस मिरर पे जाएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये फोकस के थ्रू आ रही है, क्योंकि ये फोकस के थ्रू आ रही है, तो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। और इस पैरेलल रिफ्लेक्शन की वजह से, इस पैरेलल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एक बढ़िया सी पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कार हेडलाइट्स में, कार हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, और लाइट हाउस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। चलो, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, वेरी नियर टू द फोकस। नेक्स्ट है, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length. Magnitude मतलब वही होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन 3। लेकिन अब सोचो, जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज, और रियल है तो जरूर कैसी होगी, इन्वर्टेड।
और अगर इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, एच ओ होगा पॉजिटिव, एच आई होगा नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो वीडियो को या तो दोबारा सुन लियो या 0.75 पे सुन लियो। वैसे तो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग तो इसको 1.5 या 1.75 पे सुन रहे होंगे, और जो ज्यादा ही अच्छे हैं वो तो 2x, उससे ऊपर का ऑप्शन नहीं निकाला वो तो यूट्यूब ने अभी, वरना तुम तो 10x पे करके सुनो। चलो, m इज इक्वल्स टू -3 हो गया। फिर हमारा है 10 सेंटीमीटर आगे रखा है ऑब्जेक्ट, यानी u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं बताओ फोकल लेंथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली लगाएंगे बाय मैग्निफिकेशन, ऊपर लिख लो इना, इना कौन सा, कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर, इना कनकेव मिरर, बाय मैग्निफिकेशन, बाय मैग्निफिकेशन, सॉरी, बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो क्या होगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहेगा m इज इक्वल्स टू -v/u, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया m इक्वल -v/u। तो अब इसमें वैल्यूज जो है पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके क्या दिखेगा, वैल्यूज पुट करके दिखेगा कि -3 इज इक्वल्स टू -v/-10। इसको देखो हाथ से नहीं करोगे इस वाले को भी, और जो पिछला न्यूमेरिकल था, वीडियो देख ली ठीक है, लेकिन हाथ से नहीं जब तक करोगे तब तक ढंग से समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें जो है हम करेंगे -3 इज इक्वल्स टू -v/-10। तो माइनस से माइनस यहाँ गया तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और फिर जो है आप निकाल लोगे फोकल लेंथ 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u करके। इसका एक ना बहुत बढ़िया वेरिएशन होता है, ये तो फिर भी इजी वाला था, इसका एक बहुत बढ़िया वेरिएशन होता है। वो मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन लाइट के जो थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, एक बच्चा भी हर फॉर्म में मैं देख रहा हूँ दिख रहा है कि सर लेवल बढ़ाओ, तो ठीक है। कुछ 4-5 क्वेश्चन लाइट के ना जो बढ़िया वाले होते हैं, वो मैं एक शीट पे लिख के वो भी स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दूंगा, तो वहां चेक कर लें, ठीक है। वो नहीं आए तो फिर मुझे बताना, उनका सॉल्यूशन वीडियो भी बना दो। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, कितनी आती है इस क्वेश्चन में, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे है, टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस बाय फोकसिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया, ठीक है, और एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो है आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जाननी है, आपको इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जाननी है, तो आपको टीचर ने बोला कि ऐसे करोगे। वंश कर रहा है, वंश ट्राइज टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो वो इमेज जो है वो स्क्रीन पे बना रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक जगह स्क्रीन रख दी और लेंस को या तो आगे पीछे कर रहे हैं, या फिर लेंस को फिक्स रख दिया और स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। द इमेज ही ऑब्टेन्स ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज, तो देखो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शब्द आ गया, जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शब्द आ गया, तो बिल्कुल दिमाग को ज्यादा दौड़ाना ही नहीं है, सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इस बात का सीधा सीधा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इतनी बात समझ में आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ठीक है ना। तो अब इसमें सवाल क्या है, द इमेज ही ऑब्टेन्स ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है और कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रही है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी एट f2 और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज्ड, या फिर पॉइंट साइज्ड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये इरेक्ट तो है ही नहीं, इरेक्ट तो है ही नहीं, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ये वाला। और ये क्या है, वर्चुअल ना, हाँ तो यही होगा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये बात समझ में आई, जो बेस्ट ऑप्शन है वो तीनों चारों में से यही है कि इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखा लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन है।
ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 and the absolute refractive index of glass is 1.5 चल रहा है ना, of glass is 1.5. Find the refractive index of diamond with respect to glass. वाह क्या क्वेश्चन है, वाह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये हमें दे रखा है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी Ng यानी कि C अपॉन Vg, ये हमें दे रखा है 1.5। C क्या है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे बताना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो मैंने आज से बहुत साल पहले रैंडमली सर्च करी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये नंबर बस बस गया है। फोन नंबर मुझे नहीं याद रहते किसी के, लेकिन ये नंबर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस गया है, 299792458 मीटर पर सेकेंड। चलो, तो ये हमारे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड और ग्लास के हमें दे रखे हैं और कह रहे हैं बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यानी कि ND अपॉन NG, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, C अपॉन VD डिवाइडेड बाय C अपॉन VG यानी कि C अपॉन VD इंटू VG अपॉन C, C से C कटा तो आगे VG अपॉन VD, क्या आ गया VG अपॉन VD यानी 1.5 अपॉन 2.42। तो कैलकुलेशन करोगे तो मेरे हिसाब से 0.33 आना चाहिए इसमें। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है, ओहो अच्छा, हमने हमने ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड निकाल दिया भाई हमने। नहीं 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 नहीं, रुको, गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, मैंने कर दी कोई बात नहीं, तुमने नहीं करनी, मेरे थोड़ी नंबर कट रहे हैं। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होगा 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा 1.5। ये हमारा बिल्कुल सही क्या होगा, C बाय VD और ये हमारा क्या होगा, C बाय VG। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिखोगे NDG, NDG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और ना ज्यादा सोचो ही मत, ज्यादा सोचने में कंफ्यूजन हो सकती है। सिंपल सा इसका दूसरा एक फॉर्मूला याद रख लो कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो डायमंड का आप ऊपर रखो, यानी कि ऊपर रखो आप 2.42 और नीचे रखो 1.5, यानी कि N12 अगर आप निकाल रहे हो तो ये ऊपर N1 और नीचे N2, ठीक है ना। हाँ, ये है कि कई बार बुक्स में ये N12 की रिप्रेजेंटेशन ही उल्टी होती है, तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो आप, इसको ऐसे कनेक्ट करो, इसको ऐसे कनेक्ट करो कि जब डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो जो भी पहले आ गया वो ऊपर आएगा। जब डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो जो भी पहले आ गया, जो भी पहले आ गया वो ऊपर आएगा, यानी कि ऊपर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, नीचे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये हो गया 2.42 अपॉन 1.5, तो ये आ गया 1.61, यही आएगा ना। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर आपको कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी बताओ, तो यानी कि जो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। हाँ, इसमें जो एक हमने गड़बड़ कर दी वो क्या कर दी कि इसको NAB नहीं, इसको NBA लिखते हैं एक्चुअल जो लिखते हैं हम, है ना, ये गड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। NBA इसका नाम होगा,
जो बाद में जहाँ लाइट जा रही है ना उसको हम वैसे प्रेफरेंस देते हैं नाम में, कि लाइट भाई आई तो यहाँ पे, तो इसकी बात करते हैं, है ना। जैसे मान लो एयर से ग्लास में आई, एयर से ग्लास में आई, तो हम क्या लिखते हैं, NGA। या एयर के केस में तो ए नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है। अगर मान लो वाटर टू ग्लास होता, वाटर टू ग्लास होता तो क्या लिखते हैं, NGW, और फॉर्मूला क्या होता जहां पहले थी, यानी NW/NG। अब समझ में आ गई अच्छे से बात, अच्छे से बात समझ में आ गई ना। जब वाटर टू ग्लास गई तो क्या हुआ, ये अच्छे से समझ लो। NGW इसका नाम है, लेकिन जो पहले जहां था वाटर के ऊपर और ग्लास नीचे। चलो आगे चलते हैं। द कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2 इज -0.5 डायोप्टर। तो पावर जो है वो सिंपली ऐड हो जाती है। इफ वन ऑफ द लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस। तो देखो पावर आपको पता होगा कि टोटल जो है पावर ऐड हो जाती है बस दो लेंस की। अब यहाँ पे एक की फोकल लेंथ हमें दे रखी है -25 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/f, है ना, अगर मीटर में रख रहे हैं तो। और अगर f को आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इसको लिख लेते हैं 100/f, अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो यहां से पावर क्या आ गई, 100/-25, 25 4 जा 100, तो पावर इक्वल -4 डायोप्टर, पावर इक्वल -4 डायोप्टर। ये चीज एकदम क्लियर है। तो यहां से हमारा आ गया कि इस इक्वेशन को लिखे, टोटल पावर है -0.5, एक की पावर है -4, तो दूसरे की पावर को P2 ले लो, वही निकालेंगे। ठीक है, तो ये -4 को इधर लेके गए तो P2 क्या आ गया, 4 -0.5, यानी P2 इज इक्वल टू 3.5 डायोप्टर। और क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो अब यहां से निकाल लो। तो 1/f2 कितना हो जाएगा, 3.5 डायोप्टर, है ना। P2 की जगह 1/f2 रख लिया, तो F2 कितना हो जाएगा, 1/3.5। अब इसको सॉल्व करो, 10/35, 5 2 10, 5 7 35, 2/7, क्या आ गया, F2 इज इक्वल टू 2/7। अब ये याद रखो कि ये जो आंसर आ रहा है ये आपका मीटर में आ रहा है, किसमें आ रहा है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो F2 इज इक्वल टू 200/7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो। देखो एक बार शॉर्ट में फिर से बता देते हैं, अगर वहां हौच पौच हो गया तो। P P इज इक्वल टू P1 + P2। ठीक है, तो -0.5 इज इक्वल टू 1, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 100/-25, इससे पावर आ जाएगी इसकी, है ना। P1 इज इक्वल टू 1/f1, और यहाँ 100 ले लो अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो, +P2, ये आ गया। फिर यहाँ से -0.5 इज इक्वल टू -4 + P2। P2 हमारा यहाँ से कितना आ गया, ये इधर गया तो आ गया 3.5 डायोप्टर। तो यहाँ से 1/f2, 1/f2 इज इक्वल टू 3.5, तो यहाँ से हमारा F2 आ जाएगा 1/3.5। लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में चाहिए, ऑप्शंस में सेंटीमीटर में है ना, तो 100/3.5 यही आया था हमारा, या कुछ और आया था, यही आना चाहिए, जो भी आया था यही आना चाहिए। यहाँ से 4 आया -3.5, यस। तो अब ये हमारा, हाँ हमारा पता नहीं कि 200 आया था, 2 कहाँ से ले लिया था हमने, गलती से कहीं से 2 ले लिया होगा। तो ये हटाया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 20, 20/7, तो ये हमारा आ गया 7 2 जा 14, 6, एक और जीरो आएगा, डेसिमल हटाया तो एक और या 10 आएगा, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अच्छा, 200/7 ही तो आया था पहले, सही आया था। आज जो है देखो, यही मैं कह रहा था, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो दिमाग भी घूमता है, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो दिमाग भी घूमता है। तो आपको अपनी मेन तो तबीयत पे ध्यान देना है, पढ़ा लिखा तो सब चल जाएगा। जब मेरा ही फिजिक्स का गलत हो रहा है, तो अगर आप अपनी तबीयत का नहीं ख्याल रखोगे तो क्या होगा।
तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35 और 7 7, हाँ। तो F2 हमारा आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है ये, है सी ऑप्शन सही है, सही। ठीक है ना। तो चलो, आपको लगे हाथ तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल गया कि अपने दिमाग को सही स्टेट में रखने की कितनी जरूरत है। नेक्स्ट, व्हेन अ लाइट रे passes obliquely through the atmosphere in an upward direction, यानी कि जब एक लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है और ओब्लिकली जा रही है, थोड़ा ऐसे। ठीक है ना। हाउ डज इट हाउ डज इट्स पाथ जनरली चेंज, हाउ डज इट्स पाथ जनरली चेंज। तो देखो, अंदर जो है वो डेंस एनवायरमेंट है और बाहर रेयरर। बाहर ऑप्टिकली, बाहर कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो बेंडिंग कैसी होती है, बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंडिंग कैसी होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सिंपल। तो ऑप्शन इसका बी नहीं, कौन सा है, ए करेक्ट हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट यूजेस टू कॉन्वेक्स लेंसेज सेपरेटली, वन इज थिकर एंड द अदर इज थिनर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी कि एक तो कॉन्वेक्स लेंस है जो ऐसे थिकर है और एक ऐसे है जो थिनर है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। After getting the clear image on the screen by using both lenses separately, he is most likely to observe that the distance between the lens and the screen is, ओए होए क्या क्वेश्चन डाला है। देखो, मजेदार क्वेश्चन। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी एट F2। तो जब हमने थिक लेंस लिया तो इसका F2 यहां था, इमेज यहां बन गई। जब हमने थिन लेंस लिया तो इसका F2 यहां था और इमेज बन गई। यानी कि यहाँ स्क्रीन रखी होगी ना आपने, उस पर इमेज बनी होगी। तो सवाल ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा किस में है, ये ज्यादा डिस्टेंस किस में है, यानी किसका फोकस ज्यादा दूर है, किसका फोकस पास है, ये आपको बताना है। देखो, इसके दो दो तरीके हैं इसको समझने के। पहला तरीका, ये लेंस ज्यादा कैसा है, थिक। तो इसमें क्या हुई, मोर रिफ्रैक्शन, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हुई, क्योंकि थिक है तो लाइट ज्यादा देर तक इसके अंदर थी और ये कर्व्ड भी ज्यादा है। ठीक है ना, मोर रिफ्रैक्शन हुई। तो यानी कि इसका जो फोकस होगा, इसका फोकस बहुत नियर होगा। इसका फोकस क्या होगा, नियर। यानी कि इसमें जो डिस्टेंस है वो लेस। आंसर तो यही करेक्ट है। इसमें क्या है, ये थिन है, रिफ्रैक्शन कम हुई, फोकस दूर है, तो इसमें डिस्टेंस मोर है। ठीक है। एक और समझने का तरीका क्या है, एक और समझने का तरीका ये है, क्योंकि इसका देखो जो कर्व है, इसका कर्व ज्यादा है, तो इसको अगर आप मिरर की तरह ट्रीट करो फॉर अ मिनट, तो इसका देखोगे जो कर्व ज्यादा होने की वजह से इसका सर्कल ऐसे ही पूरा हो गया। और जिसका कर्व कम है, इसका सर्कल बहुत बड़ा जाएगा आगे। हालांकि लेंस में हम ये थ्योरी नहीं लगाते, लेकिन समझने के लिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं टोक रहा। तो यानी कि इसका फोकस बहुत दूर आएगा क्योंकि इसका सर्कल बड़ा है, और लेंस में सर्कल छोटा है थिक वाले में, तो इसका फोकस पास आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो सिंपल सा आप ऐसे समझ लो कि जो मोटा लेंस है उसका फोकस पास होगा, उसमें मोर रिफ्रैक्शन है, उसका फोकस पास होगा। जो थिन लेंस है उसमें कम रिफ्रैक्शन होगा, फोकस दूर होगा। ठीक है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, स्क्रीन माने इमेज, स्क्रीन माने हमेशा इमेज। तो लेंस और इमेज में डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर इन थिनर लेंस, ग्रेटर इन थिनर लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन रीजंस, आज मेरे को लग रहा है वीडियो ज्यादा ही लंबी हो गई।
refractive index of glass with respect to air is different for red light and green light coming from a traffic signal. Yes, true. स्नेल्स लॉ यही कहता है, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दूसरे वाला हम पढ़ते हैं वो क्या कहता है? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a light of a given color and a given pair of media. यानी कि अगर फिक्स कलर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्शन जो है वो सेम तरीके से होती है। अगर जो है हमारा बदल रही है लाइट का कलर, तो उसकी वेवलेंथ बदल रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका बदलेगा। ठीक है ना? तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जो है इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। बिल्कुल ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। बिल्कुल ट्रू। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। ये भी ट्रू। लेकिन सही से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कोई। ठीक है ना? कोई सही से उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। देखो, वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए? इसका मैंने शायद आपका फीडबैक भी लिखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फीडबैक भी लिखा था क्या मैंने? हाँ, यस। देखो, वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए जिससे कि इट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। यानी कि जब एक ये सर्किट बना हुआ है और आपने वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो अगर इसका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा ना, तो क्या होगा, यहां से इसमें करंट आ ही नहीं पाएगा। यहां से इसमें करंट आ ही नहीं पाएगा, और आएगा भी तो बहुत थोड़ा सा। इतना थोड़ा कि पूरे सर्किट में कोई खास फर्क नहीं आया। अगर मान लो वोल्ट मीटर में करंट आ जाएगा, तो टोटल जो करंट है पूरे सर्किट का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हमारी जो रीडिंग्स है वो खराब आएंगी। इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिससे कि वो करंट जो है ड्रॉ ही ना करे या बहुत मिनिमम ड्रॉ करे। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज एंड एक्सपेक्ट देम टू वर्क परफेक्टली। अगर आप सीरीज में एक बल्ब लगा दो और एक हीटर लगा दो, तो क्या होगा? देखो, हमने सीरीज में करा है कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, हर डिवाइस को सेम करंट मिलता है ना? और सेम करंट मिलता है, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि सबको सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल पाएगी। अगर हीटर के ऊपर लिखा हुआ है कि साहब इसे ना 220 वोल्ट में लगाया करो, लेकिन आपने लगा दिया सीरीज में, तो क्या उसे 220 वोल्ट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, कम वोल्टेज मिलेगी। और बल्ब और हीटर को अगर सेम रेजिस्टेंस मिलेगा, और सॉरी सेम करंट मिलेगा, तो क्या दोनों ही चल पाएंगे? नहीं। दोनों की करंट रेटिंग डिफरेंट है, दोनों की करंट रेटिंग जो है वो डिफरेंट। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये इन्होंने सही बोला है। बोथ हीट डिफरेंटली, ट्रू। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो बी हो गया हमारा, बोथ आर ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। नेक्स्ट, इन अ चेन ऑफ बल्ब्स 30 bulbs आर joined इन सीरीज। 30 बल्ब हमारे सीरीज में लगा दिए जाते हैं। वन बल्ब इज रिमूव्ड नाउ, यानी 29 बच गए। मैथ्स आती है आप लोग, वाओ। एंड सर्किट इज कंप्लीटेड अगेन, सर्किट वापस चालू कर दिया 29 बल्ब के साथ। If the remaining 29 bulbs are in series across the same supply, यानी वोल्टेज अभी भी वही है, पहले 30 बल्ब लगे हुए थे, अब 29 लगे हुए, then light from each bulb is reduced by some amount। बताओ, क्या लाइट जो है वो टोटल रिड्यूस हो जाएगी? बिल्कुल गलत, बल्कि उल्टा होगा, लाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब एक बल्ब कम हो गया, 30 में से सिर्फ 29 रह गए, तो अब जो इनको वोल्टेज है, अब हर बल्ब को थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। मान लो पहले टोटल आपके पास थी 30 वोल्ट्स, तो हर बल्ब को 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट मिल रहा था। 30 बल्ब थे, तीनों को 1 1 वोल्ट मिल रहा था सबको, 30 के 30 को। लेकिन अब सिर्फ बच गए कितने? 29 बल्ब्स।
और वोल्टेज अभी भी कितना आ रहा है पीछे से 30 वोल्ट्स। तो हर बल्ब को कितना मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा, 1.1 वोल्ट मान लो फॉर एग्जांपल, या 1.05 वोल्ट, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ा सा बल्ब और अच्छे से जलेंगे, थोड़ा ब्राइट जलेंगे, ठीक है। तो देयर लाइट फ्रॉम ईच बल्ब इज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट होना चाहिए था, ठीक है। अगला है नेट रेजिस्टेंस ऑफ 29 बल्ब्स विल बी लेस देन 30 बल्ब्स। हाँ ये ट्रू है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सीरीज में लगे ना, रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ गया, ऐसे भी देख सकते हो, करंट बढ़ गया तो और बढ़िया ग्लो करे। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द 200 watt bulb glows with more brightness than 100 watt bulb। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो ज्यादा पैसे खर्च करोगे, ज्यादा पावर की बल्ब लाओगे तो ज्यादा रोशनी मिलेगी, है ना। द 100 watt bulb has more resistance than a 200 watt। अब ये सवाल में फंसते हैं, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। आप सोचोगे कि सर जो ज्यादा ग्लो कर रही है उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ज्यादा रेजिस्टेंस शायद उसी का हो। तो इसको लॉजिक से मत सोचो, इसको फॉर्मूले से सोचो। दोनों को सेम वोल्टेज में लगाया, फॉर्मूला क्या है पावर का, V² अपॉन R। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज सेम है, करंट की हम बात ही नहीं कर रहे, वोल्टेज दोनों की सेम है, दोनों को हमने सेम वोल्टेज पे लगाया। एक पावर ले रही है 100, एक पावर ले रही है 200। एक जगह वोल्टेज है 220, दूसरी जगह पे वोल्टेज है 220। तो अब बताओ R1 बड़ा या R2 बड़ा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना, यानी जितनी ज्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस, यानी कि द 100 watt bulb हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ 200 watt bulb इज बिल्कुल ट्रू, इज बिल्कुल ट्रू। ये बात समझ में आई, द 100 watt bulb हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ 200 watt bulb इज बिल्कुल ट्रू, दोनों बातें ट्रू। लेकिन उसको एक्सप्लेन यहां ढंग से वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका, हाँ बी ऑप्शन आपका देखो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो, तो अब जो है आपके 2-3 या हो सकता है एक दिन ही रह गया है आपके एग्जाम में, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो। एनसीईआरटी में मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में कोई गैप मत छोड़ो, और ये एमसीक्यूज कर लो, आपकी A1 तैयारी हो जाएगी। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट में लिख दो, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उसको मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।